नमस्कार। एमपी तक के सभी दर्शकों का मैं धीरज कुमार शाह महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर पे स्वागत करता हूं। विधानसभा में वोटिंग हो चुकी है 17 तारीख को। अब 15 दिन बाद उसका काउंटिंग होगी। क्या मुद्दे लेके हर प्रत्याशी गया था, राजनीतिक दल गया था, और क्या किस पार्टी को इस में विजय हासिल हो सकती है, कौन हार सकता है, इसके लिए हमने एक जबलपुर के जर्नलिस्टों को चौपाल लगाई है, जिसमें मंडला से सुधीर उपाध्याय जी आए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, रविंद्र दुबे जी हैं जिन्हें 25 सालों का अनुभव है, नई दुनिया के संपादक का कार्यभार संभाल चुके हैं, विप्लव अग्रवाल जी हैं जो अपने जनपक्ष के ऑनर हैं और संपादक हैं, सुनील साहू जी जबलपुर एक्सप्रेस के संपादक हैं, वहीं चैतन्य भट्ट 40 सालों का अनुभव है इन्हें, और काशीनाथ जी जो कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया में कार्य कर चुके हैं। तो आइए इन सबसे बात करते हैं कि मुद्दे पूछते हैं विधानसभा में, और किस पार्टी को कैसे बढ़त है और क्यों बढ़त है इसकी बात करते हैं। महाकौशल में 38 सीटों में क्या है, पूरा नजरिया देखते हैं। 38 सीटों में महापौर आपके अनुसार क्या होगा? देखिए 38 सीटों में हमको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। 13 वो सीटों को लेना पड़ेगा जो आदिवासी सीटें हैं, जहां कांग्रेस की 11 सीटें और बीजेपी की 2। बीजेपी ने नया प्रयोग किया, उन 11 सीटों में जो जीते हुए 2 आदिवासी विधायक थे उनकी भी टिकट काट दी और पूरे के पूरे 13 नए चेहरे लेकर सामने आई है। जिन 11 सीटों पे कांग्रेस को पिछली बार बढ़त मिली थी, जिसकी वजह से उसे 24 सीटें हासिल हुई थी और बीजेपी को 13 सीटें हासिल हुई थी और 1 सीट निर्दलीय को गई थी, जिसमें प्रदीप जायसवाल निर्दलीय जीते थे, वो कांग्रेस के बागी थे। इन 38 सीटों में यदि 13 सीटें कांग्रेस को यदि बीजेपी इसमें बढ़त हासिल नहीं कर सकती है तो वो पिछड़ जाएगी, इसलिए उसने पूरी ताकत वहां झोंक रखी। इसी तरीके से यदि हम 13 सीटों को 38 में से माइनस कर दें तो जो 25 सीटें हैं महाकौशल की, उसमें बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और इसकी वजह यह है कि हम यहाँ 3 मुख्यमंत्री के चेहरे लड़ रहे हैं। एक कमलनाथ कांग्रेस का घोषित मुख्यमंत्री का चेहरा है, बीजेपी ने अघोषित रूप से प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को सीएम का चेहरा दिया। तो इन सीटों पर यदि इन सीटों पर इन 2 बड़े नेताओं का प्रभाव पड़ेगा तो बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ सकती है, बहुत नहीं बढ़ेंगी, कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। महाकौशल के मुख्यालय से वह इसलिए किया जा रही है यह चौपाल क्योंकि महाकौशल में 4 सांसद, 3 सांसद और एक केंद्रीय मंत्री को उतारा है। क्या देखते हैं किस तरह का होगा इस आप विधानसभा का माहौल? देखिए, जहाँ तक महाकौशल की बात है तो महाकौशल को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उपेक्षित रखा और उसके पीछे ये हुआ कि पिछली बार 38 में से 24 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई, जबकि 2013 में आप देखेंगे कि 24 सीटें बीजेपी के हाथ में आई। तो इसलिए ये कोशिश की गई है कि महाकौशल से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिले, इसलिए तमाम तरह के प्रयास महाकौशल को साधने के किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री लगातार महाकौशल का दौरा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लाडली लक्ष्मी योजना थी उसका जो शुभारंभ है वो भी महाकौशल के हृदय स्थल जबलपुर से किया गया था। महाकौशल में कांग्रेस की बढ़त का एक कारण ये भी हो सकता है कि पिछली बार जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तो कमलनाथ खुद मुख्यमंत्री थे, वो महाकौशल का प्रतिनिधित्व करते थे। विधानसभा अध्यक्ष थे वो भी महाकौशल के थे, विधानसभा उपाध्यक्ष थी वो भी महाकौशल की थी। इसके अलावा जो जबलपुर हृदय स्थल कहा जाता है महाकौशल का, वहाँ से 2 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी में अभी एकमात्र रामकिशोर कांवरे राज्य मंत्री है और अभी हाल ही में गौरी शंकर बिसेन को मंत्री बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि महाकौशल को क्यों उपेक्षित रखा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही गढ़ माना जाता था और जब पार्टी को ही लगता है कि तो हमारे अपने हैं तो इनको क्या देना, लेकिन ये मिथक जो है ये तोड़ा गया है। और एक और मिथक चलता है कि अगर जिसने महाकौशल जीत लिया है वो सत्ता में काबिज हो जाता है। जैसे पिछली बार आपने देखा कि महाकौशल से ज्यादा सीटें मिली कांग्रेस को तो वो सत्ता में काबिज हो गई। तो ये तमाम चीजें हैं, इसलिए प्रयास तो दोनों पार्टियों का है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा इसमें फायदा मिल पाएगा। 3 सांसद और एक केंद्रीय मंत्री को उतारा है महाकौशल को साधने के लिए, तो क्या लगता है क्या स्थिति रहेगी? नहीं, इस बार स्थिति में बहुत परिवर्तन आएगा नहीं। अभी कांग्रेस की बढ़त इस लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण लग रही है, चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। 2-3 मुद्दे हैं जिनको लेके बीजेपी ने बहुत रस्साकसी की। उनका बड़ा सोच है कि लाडली लक्ष्मी योजना जो उनने चलाई थी या लाडली बहना योजना, उसका बहुत लाभ आप मिलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह से महिलाओं ने जिस परसेंटेज में वोट डाला है उससे लगता नहीं है कि लाडली बहना का कोई असर हुआ होगा।
इस लिहाज से देखें, और आदिवासियों को लेके जिस तरीके से राहुल गांधी बहुत तेजी से सक्रिय रहे, उन्होंने कई आम सभाओं में आदिवासियों से सीधी बात भी की, संवाद भी किया और उनको कहा कि आप आदिवासी हो, आपका पहला हक है। तो उसका पिछले चुनाव में तो असर था, इस चुनाव में असर कुछ ज्यादा देखने को मिल सकता है। बहुत होगा तो इस बार महाकौशल में जो 24 सीटें हैं कांग्रेस के पास, वो 26 और 27 हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। इनका कहना है कि जो केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारा उससे फर्क नहीं आएगा, नुकसान होगा। आप क्या मानते हैं महाकौशल? नहीं, फर्क तो आए। बड़े चेहरे जब लड़ते हैं तो आसपास की सीटों को भी प्रभावित करते हैं। और अब देखना यह है कि कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश था वो मतदान केंद्र तक पहुंचा या उसके पहले सेट हो गया, इस पर तय हो। हमारे साथ जो मंडला से आए हुए हैं, जो सुधीर उपाध्याय जी पत्रकार हैं सारा समय के, आपसे जानना चाहेंगे, फग्गन सिंह लड़ रहे थे वहां पे केंद्रीय मंत्री, क्या है उनके स्थिति और क्या मुद्दे थे वहां? देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व यानी फग्गन सिंह कुलस्ते जो उनका ट्राइबल चेहरा है उसको मैदान में उतारा, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में ये रहा होगा कि शायद वो आसपास की सीटों पर भी प्रभाव डाल देंगे भाजपा के पक्ष में। लेकिन जो इलेक्शन हुआ उससे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते जैसा बड़ा नाम केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कैद हो गया है और वो भी आसान जीत रहा है, ये कहना अभी भी कठिन है। जिस ढंग से ट्राइबल को हम वोट बैंक की नजरिए से ज्यादातर दोनों दल देखते हैं, आज का ट्राइबल केवल वोट बैंक का मालिक नहीं, वो एक पढ़ा लिखा भी है, शिक्षित है, वो है समझता है कि उसे कैसे वोट करना है। जिस ढंग का प्रतिशत निवास कॉन्स्टिट्यूंसी में 82% मतदान हुआ है, उससे ये कहा जा सकता है कि ट्राइबल और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात पे प्रसन्न है कि शायद महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है, तो शायद लाडली बहना का कोई लाभ मिला हो, तो निश्चित रूप से लाभ तो मिला है, लेकिन वो है लाभ उनको विनिंग तक ले जाएगा ये कहना अभी कठिन है। और सब कुछ ईवीएम में कैद है, आने वाला समय तय कर देगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का चुनाव निवास कॉन्स्टिट्यूंसी में उतना आसान नहीं है जितना आसान समझ के उन्हें टिकट दिया गया था। इनका कहना है कि आदिवासी जो चेहरा उतारा था उतना आसान नहीं है। इस महाकौशल में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इस पे आपका क्या कहना महाकौशल? देखिए, मैं पूरे महाकौशल की बात करूंगा। महाकौशल में 6 अंचल आते हैं, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, जबलपुर और नरसिंहपुर। अब स्थिति यह बनती दिख रही है मतदान के बाद कि जो मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मेन मुद्दा जो था जिसको लेकर चुनाव में उतरी थी वह लाडली बहना का मामला था। और भारतीय जनता पार्टी को यह पूरी अपेक्षा भी थी कि लाडली बहना का उन्हें काफी लाभ मिलेगा और जो लाभ मिलेगा वो सामने आएगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की जहां तक बात है, तो कांग्रेस को जो वोट पड़ता दिख रहा है मतदान के बाद, लोगों से जो बातचीत हो रही है, जो समाचार आ रहे हैं और जो टेलीफोनिक चर्चाएं, वो पड़ता दिख रहा है कि वो बड़ी संख्या में ऐसा लग रहा है कि जो युवा वर्ग है वो कांग्रेस को वोट दे रहा है। किसान कांग्रेस के साथ जा रहे हैं और किसानों के साथ साथ जो ओपीएस का मामला है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके परिवारजन है, वे भी कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों को जो खबरें मुझे मिल रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे महाकौशल क्षेत्र में मंडला की स्थिति सुधीर भाई बता चुके हैं, लेकिन बालाघाट में कांग्रेस की स्थिति अच्छी दिख रही है। मतदान के बाद की जो हम एक निष्पक्ष आकलन करें तो मतदान के बाद बालाघाट में कांग्रेस की स्थिति अच्छी दिख रही है। बालाघाट में जो पिछले बार निर्दलीय जीते थे प्रदीप जायसवाल गुड्डा, वे भी मुश्किल में दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहां की जो 6 सीटें हैं वहां पे ऐसा बताते हैं कि लगभग 4 सीटों पे कांग्रेस आगे और परिणाम हो सकता है 4 से 5 सीटें भी कांग्रेस वहां पर जीत ले। सिवनी में 4 सीटें हैं, तो सिवनी में यह होगा कि जो बात सामने आ रही है कि 3 सीटों पे कांग्रेस बहुत मजबूत समझ में आ रही है और चौथी सीट जो सिवनी स्थानीय सिवनी की, जहाँ से दिनेश राय, मुनमुन और कांग्रेस से पंजवानी जी हैं चुनाव मैदान में, तो वो भी बिल्कुल बराबरी की लड़ाई है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। नरसिंहपुर की जहां तक बात है, वहां पे ऐसा लग रहा है कि जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे कांग्रेस से एनपी प्रजापति, उनकी स्थिति उनके अनुकूल नहीं। नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल फैक्टर का कुछ फायदा जरूर होगा, लेकिन पूरे महाकौशल अंचल में
फिलहाल कांग्रेस की स्थिति सामने नजर आ रही है कि ठीक है, लाडली बहना योजना का क्या प्रभाव पड़ा है इसको आप इस ढंग से देखें कि पूरे मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत लगभग 76-76% हुआ है पुरुषों का, और महिलाओं का 74 के आसपास है। तो ये बड़ी एक विचार करने की स्थिति, अगर कि लाडली बहना योजना का मतदान प्रतिशत बढ़ा है तो पुरुषों के बराबर या कुछ आगे जाए तब तो लगता है। तो अब वास्तविक स्थिति क्या है ये बाद में समझ में आएगी, लेकिन ओपीएस, सरकारी कर्मचारी ओपीएस के साथ जा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। किसान जो है उनके मन में यह भावना है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो हमारा कर्जा माफ करेगी, तो किसान भी उस तरफ जाते देख रहे हैं। और युवा वर्ग को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ भ्रष्टाचार का मामला है या पटवारी परीक्षा जो है उसमें दिक्कतें हुई, सहकारी कर्मचारी भी जो है थोड़ा सा छिटकते दिखाई दे, और ये सब स्थिति मतदान के बाद समझ में आ रही है। अब ये ट्रम्प कार्ड लाडली बहना योजना ये कैसा चलेगा ये मतदान पर ही स्पष्ट होगा। फिलहाल महाकौशल में मुझे कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। ये तो महाकौशल की बात ही आई है। अब जबलपुर की बात करते हैं। जबलपुर की 8 सीटों पर क्या है ये देखते हैं और जानते हैं कि क्या है। जबलपुर की सबसे हॉट सीट रही पश्चिम, इस पर क्या आपका व्यू है? देखिए, पश्चिम विधानसभा निश्चित तौर पे बहुत हॉट सीट मान रही है, भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है और कांग्रेस भी मान रही है। पहले जब तक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ था तब तक ये माना जा रहा था कि तरुण भानोट जो पूर्व वित्त मंत्री रहे और 10 साल से विधायक हैं वो एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जब से राकेश सिंह को उन्होंने मैदान में उतारा भारतीय जनता पार्टी ने, तो वहाँ निश्चित तौर पर मुकाबला काफ़ी कठिन हो गया, क्योंकि वो 4 बार के सांसद हैं और हर बार उनका जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है। और रामेश्वर नीखरा हो, चाहे अंबिकेश्वर दुबे हो, चाहे विश्वनाथ दुबे हो, चाहे विवेक तनखा हो, जैसे बड़े बड़े कांग्रेस के धुरंधरों को उन्होंने हराया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात यह है कि पश्चिम विधानसभा हमेशा से भाजपा का गढ़ माना जाता है, आरएसएस का भी वहाँ काफ़ी घुसपैठ है, और राकेश सिंह के चुनाव मैदान में आने से जहाँ कार्यकर्ताओं को मौका मिला काम करने का, वहीं आरएसएस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि पश्चिम की जो विधानसभा है वो बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि जिसके बारे में कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती कि कौन जीतने वाला है। अगर जीत हार भी होगी तो कोई बहुत ज़्यादा मतों से हो नहीं सकती है, ज़्यादा 5 या 10 हज़ार के आसपास जो दोनों के बीच में अंतर रहेगा। अब उसमें कौन जीत हासिल कर लेता है ये तो कहना बहुत कठिन काम है। ये मैं आपसे पूछूंगा, सबसे बड़ी जो लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में मध्य की थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी केंद्रीय नेतृत्व को सामने उग्र आंदोलन हुए थे, इस पर क्या है? आपको मध्य में क्या लग रहा है? देखिए, मध्य में देखिए भारतीय जनता पार्टी जरूर वहाँ बिखरी दिखी, एकजुट नहीं दिखी। ये जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी बिखरी थी तो कांग्रेस एकजुट थी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। कांग्रेस में भी बहुत फैल फुट थी, उनके 3-4 पार्षद बिल्कुल विनय सक्सेना के खिलाफ बगावत की स्थिति में थे। बगावत नहीं की तो उन्होंने काम भी नहीं किया, खुलकर बगावत पर नहीं उतरे तो उन्होंने काम भी नहीं किया। तो वहाँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो सारी लड़ाई थी वो इस बात पर केंद्रित हो गई कि ब्राह्मण, वो उन्होंने जो ब्राह्मण कैंडिडेट का वोट दिया उससे ब्राह्मण वर्सेस अदर्स का माहौल बन गया, और जिससे देखिए वहाँ 30-35 हज़ार ब्राह्मण मतदाता है, लेकिन वहाँ 1,40,000 मतदाताओं ने मतदान किया है, लगभग 140 के आसपास मतदान हुआ है, तो उसमें से 40,000 ब्राह्मण है। बाकी अदर्स जो कास्ट के हैं, वहाँ जैन है, मुसलमान है, ओबीसी है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, इन सबका वोट सबसे ज्यादा निर्णायक होगा। और यदि भारतीय कांग्रेस ने उस ब्राह्मण वर्सेस अदर्स का मुद्दा इशू खड़ा कर दिया तो कांग्रेस वहाँ प्लस में रहेगी। पश्चिम की तो मध्य की बात हो गई, इनसे बात करते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो हाल था, बहुत मतदान हुआ है, जैसे संजय यादव पूर्व वर्तमान विधायक थे, वहाँ पे प्रतिभा सिंह के लड़के को टिकट दी गई जो भूतपूर्व विधायक है। ये पूरा ग्रामीण अंचल के बारे में जबलपुर में क्या सिनेरियो निकल रहा है? देखिए, ग्रामीण अंचल में इस बार कांग्रेस फायदे में रहेगी। पिछली बार उसका एक ही कैंडिडेट जीता था, बरगी विधानसभा उसके हाथ में आई थी, लेकिन इस बार सिहोरा में जो कांग्रेस ने अच्छा प्रयोग किया, एक महिला को दिया, और इस पूरी 8 विधानसभा में एकमात्र महिला प्रत्याशी है किसी राजनीतिक दल की ओर से, तो एक उसको लाभ मिलेगा। कांग्रेस को इसके अलावा जो अगर अच्छी टक्कर का एक प्रयोग होगा, ओबीसी का फैक्टर उन्होंने लिया है, और राजेश पटेल पनागर, तो ये 2 सीटें इस समय कांग्रेस के हिसाब से उनको कितना लाभ दे पाएंगे, ये कैंडिडेट कितना लाभ दे पाएंगे, चुनाव अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे, इस पर भी निगाह भी टिकी हुई है। और जहां तक पाटन अजय बिश्नोई का सवाल है, तो अजय बिश्नोई एक बड़े मजबूत प्रत्याशी तो हैं,
लेकिन नौजवान की टक्कर भी उनके सामने है। और इस चुनाव में लाडली बहना का जो प्रयोग सोच रहे हैं या जो फैक्टर सोच रहे हैं, उससे बड़ा फैक्टर रहा है महंगाई, बेरोजगारी, जो बहुत काम आएगा। और किसानों के लिए जिस तरीके से कांग्रेस ने आश्वस्ति दी है कि कर्जा माफ करेंगे आपका, हम एमएसपी बढ़ाएंगे, तो उसको लेके भी किसान का मूड जो है वो कांग्रेस की तरफ झुका हुआ है। इसलिए रोचक होगा, मतलब चौंकाने वाला परिणाम ग्रामीण क्षेत्र से आएगा, शहरी क्षेत्र से नहीं आएगा। ग्रामीण क्षेत्र से चौंकाने वाला परिणाम आएगा। पूर्व के लिए क्या है, जो पूर्व में लखन घनघोरिया, आज तक जबलपुर में इस तरह की लड़ाइयां नहीं हुई है कि गोलियां चलना और कई तरह के वहां पे विवाद हुए हैं, तो आप पूर्व में आप क्या मानते हैं? देखिए क्या है, जबलपुर में हमेशा सब कुछ जो भी होता है वो पहली बार ही होता है। तो पूर्व क्षेत्र की तासीर ऐसी कि उसको थोड़ा अशांत क्षेत्र तो माना जाता था, लेकिन अभी जो स्थिति बनी है वो पूरे प्रदेश की तुलना में कोई ऐसी, हम इसको यह नहीं कह सकते कि बहुत अशांति वाला क्षेत्र हो। जैसे वहाँ छतरपुर क्षेत्र में प्रत्याशी की हत्या हो गई, कुछ घटनाओं की सूचना दिमनी से भी आ रही है, कुछ चीज़ों की, तो उस हिसाब से तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि पूर्व में कोई बड़ी भारी घटना हुई हो। लेकिन तब भी यह है कि बाकी जबलपुर की जो तासीर है उसकी तुलना में पूर्व क्षेत्र अशांत रहा है। और उसका कारण यह है कि वहाँ पे जो जातिगत समीकरण है, जातिगत समीकरण में निश्चित तौर पे कांग्रेस प्रत्याशी को शुरुआती फायदा कम से कम 30 से 40-50 हजार वोटों का रहता है, जहां से उनकी गिनती शुरू होती है, ऐसा कहा जाता है। अब पिछले 2 बार से भाजपा को वहां पे सफलता नहीं मिल रही है और इस बार AIMIM के प्रत्याशी भी वहां पे थे और ये संभावना जताई जा रही थी कि वे कुछ कांग्रेस का वोट काटेंगे। लेकिन अभी मतदान के बाद जो समझ में आ रहा है कि AIMIM ने कितने वोट लिए हैं यह कहना मुश्किल भी है, लेकिन माना जाए कि जो मुस्लिम जन है उन्होंने बड़ा सोच समझकर वोट दिया है और उन्होंने ऐसा इस ढंग से वोट दिया है कि प्रत्याशी वो जिसको जिताना चाहते हैं उसको वोट दिया है। तो चुनाव के बाद, मतदान के बाद की जो स्थिति है वहां पे तो निश्चित तौर पे मुझे कांग्रेस आगे दिख रही है और परिणाम मुझे लगता है वैसा ही होगा। और अगर MIM ने कुछ ज्यादा वोट लिए हैं तो वो 3 तारीख को स्पष्ट होगा, लेकिन मुझे इसकी संभावना नजर नहीं आती। पूरे जबलपुर में, पूरे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का जोर चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। लाडली बहना योजना ने बहुत जोर शोर से वोट किया है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को। आपने जबलपुर में क्या देखा? नहीं, लाडली बहना फैक्टर चला है, लेकिन उसको OPS और OBS ने तेजी से काउंटर भी किया है। इसलिए लाडली बहना गेम चेंजर होगी या नहीं, ये तो 3 तारीख के बाद ही बता पाएंगे। और कई मुद्दे थे, आइए आदिवासी फैक्टर की बारे में बात करते हैं। आदिवासी मंडला में कितनी सीटें और क्या बोलेंगे आप उन तीनों सीटें? देखिए, मंडला में 3 विधानसभा सीट हैं, मंडला हेडक्वार्टर, बिछिया और निवास। तीनों सीटों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी ही आमने सामने लड़ रहे हैं। लेकिन बिछिया कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कहा जा सकता है कि वहाँ ट्रायंगल फाइट है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से एक प्रत्याशी जो है कमलेश, वो जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने पिछले बार भी लगभग 29-30 हजार वोट लिया था। इस बार वो उससे आगे बढ़ेंगे। अब वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना स्ट्रांग हो रहे हैं, वो जितना स्ट्रांग होंगे उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। और यदि वो उतने ही कुछ रह जाते हैं तो कांग्रेस भाजपा के बीच में ही परिणाम आने वाला है वहाँ। और मंडला में सीधा सीधा कांग्रेस भाजपा की लड़ाई है, जिसमें कांग्रेस कुछ बढ़ती दिख रही है, लेकिन अनुभवी और भाजपा की प्रत्याशी हैं, राज्यसभा सांसद रही हैं संपत्ति हुई के, तो उनको भी कम नहीं आंका जा सकता। निवास की बात तो मैंने आपसे बता दी, वहाँ केंद्रीय मंत्री स्वयं हैं और एक छोटा प्रत्याशी कांग्रेस ने खड़ा किया है, लेकिन मजबूत प्रत्याशी बन गया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को वहीं कैद किया है। ये वहाँ की पहली सफलता है और शायद आने वाला परिणाम कुछ भी चौंकाने वाले हो सकते हैं वहाँ। आइए बात करते हैं जबलपुर में 8 सीटों में कितना कौन किसको वोट दे रहा है, अपन बात करते हैं। जबलपुर की 8 सीटों में कितने कांग्रेस और कितनी बीजेपी आपकी तरफ? संख्या मैं बोल रहा हूँ 5-3, 5 कांग्रेस 3 भाजपा। 5 कांग्रेस। आप क्या बोलेंगे? मुझे लगता है कि बराबरी पे मामला रहेगा 4-4, और अगर कुछ होता है, बढ़ता है, घटता है, तो 1 सीट किसी भी पक्ष में अतिरिक्त जा सकती है। हमारी चौपाल में एक अनोखा आंकड़ा दिया था काशीनाथ जी ने, 5.5-2.5। अब क्या आंकड़ा है मतदान के बाद? 6.5-1.5। कैसे एकदम आप ये आधा क्यों छोड़ देते? 7 सीटें भी मिल सकती हैं कांग्रेस को, आश्चर्य ना करे लोग।
इनका तो कहना है कि 7 सीटें, आपका क्या कहें? देखिए, हमारे ख्याल से देखिए 3 सीट तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की पक्की। पहला कैंट, दूसरा पनागर और तीसरा आपका अजय विश्नोई वाली पाटन। अब बरगी में स्थिति ये है कि मांगीलाल मरावी चूंकि गौड़वाना गणतंत्र पार्टी से खड़े हुए हैं और दूसरा उनके सोबरन सिंह की जो बच्चे हैं वो भी खड़े हुए हैं, तो वहाँ संकट की स्थिति है थोड़ा सा काम। लेकिन चूंकि संजय यादव ने लगातार वहाँ काम किया, पिछले 5 सालों से वो लगातार वहाँ काम कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन टसल तो हो गई है। मुझे लगता है कि 4 या 4 जैसे जो पिछली बार आई थी वही स्थिति अभी भी बनी रहेगी, 4-4 दोनों के साथ। जबलपुर में 8 सीटों पे आपका क्या मानना है? 2018 का इतिहास दोहराएगा जबलपुर। तो क्या जहाँ पे 4 बीजेपी रही, 4 कांग्रेस, वहीं रहेगी कि कुछ बदलाव हो? नहीं, इधर उधर हो सकती है, बाकी रहेगा। ये थी एमपी तक की दर्शकों को हमारे एक विचार बताने की कोशिश कि क्या होने वाला है काउंटिंग के पहले। जबलपुर से धीरज शाह, एमपी तक।